हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और समाज में उपेक्षित रखी गई कई महत्वपूर्ण बातों में से एक है हमारा राष्ट्रीय सौर पंचांग यानी कैलेंडर। हमें पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग एक वैज्ञानिक पंचांग है। प्रतिदिन सुबह में सूर्योदय और संध्या में सूर्यास्त होता है। सूर्य की यह आभासी गति है जो पूर्व से पश्चिम होती दिखती है, जो कि प्रत्यक्षता सूर्य की नहीं वरन पृथ्वी के भ्रमण के कारण से दिखती है। सूर्य की इस गति के कारण सभी सजीव प्राणियों के दैनंदिन जीवन में परिवर्तन होते हैं। मुख्यतया नींद की प्रक्रिया सूर्य से ही संचालित है। इसलिए स्पष्ट है कि अनादिकाल से ही मनुष्य की कालगणना में सूर्य का विचार महत्वपूर्ण रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए दिन और रात बनते हैं। घूमती हुई पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सम्मुख आता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूरज में छिपा रहता है वहाँ रात होती है। इसके साथ ही पृथ्वी पर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ऐसा सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इस दीर्घ वृत्त का एक चक्कर पूरा करने के लिए पृथ्वी को लगभग 365 दिन लगते हैं। इतने लंबे अंतराल की गणना मनुष्य ने कैसे की? सरल उत्तर है, रात के आकाश को देखकर। हम भी यदि आकाश का निरीक्षण करें तो देख सकते हैं कि प्रति संध्या पूर्व से उगने वाले नक्षत्र अलग अलग होते हैं और उनमें से अधिकांश की स्थिति एक दूसरे की तुलना में नहीं बदलती है। वास्तव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि तथा ध्रुव तारे को छोड़ दें तो अन्य किसी भी तारा समूह की आपसी स्थिति नहीं बदलती है। उनके छोटे छोटे समूह आपस में कुछ विशिष्ट आकार बनाते हैं जिनके आधार पर उस समूह को पहचाना जाता है। हमारे पूर्वजन आकाश में पूर्व की ओर से एक के बाद एक उदित होने वाले ऐसे 27 समूहों को पहचान कर प्रत्येक का नाम निश्चित किया, जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र व शनि को नक्षत्रों से अलग ग्रहों के रूप में पहचान कर उनका नामकरण किया गया और उनके भ्रमण के विषय में जानकारी एकत्र की गई। गणित और खगोल विज्ञान में पारंगत हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों वर्ष पहले अपने अध्ययन में पाया कि सूर्य, चंद्रमा तथा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये सातों अलग अलग गति से इन नक्षत्रों के पीछे घूमते हैं। इन गतियों को समझने हेतु सापेक्षता की दृष्टि से इन नक्षत्रों में पृथ्वी घूमती है। कहने की अपेक्षा कहेंगे कि सूर्य घूमता है, तो सूर्य की एक नक्षत्र से आरंभ कर घूमते हुए वापस उसी नक्षत्र में लौटने के लिए लगभग 365 दिन लगते हैं। इस समय अंतराल का नाम पड़ा संवत्सर। सूर्य किस नक्षत्र में है यह जानने के लिए सूर्य से ठीक विपरीत दिशा के नक्षत्र का आधार लिया जाता है। चंद्रमा भी एक नक्षत्र से आरंभ कर लगभग एक दिन में एक नक्षत्र पार करता हुआ 27 नक्षत्रों का एक चक्कर पूरा करता है। लेकिन इस बीच सूर्य की परिक्रमा करती पृथ्वी आगे निकल जाती है और चंद्रमा भी उसके साथ खिंचा चला जाता है। इस कारण चंद्रमा को अपना एक चक्कर पूरा करके उसी नक्षत्र में लौटने के लिए लगभग 29.5 दिन लगते हैं। इन दिनों में चंद्रमा की कला का आकार भी बढ़ता घटता है, अतः उसे देखकर ही जन सामान्य को तिथि ज्ञात हो जाती है। इन तिथियों को प्रतिपदा, द्वितीया इत्यादि पूर्णिमा अथवा अमावस्या तक और पूरे पखवाड़े को शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष का नाम दिया गया है। अब ध्रुव तारे की बात ही अलग है। वह आकाश के उत्तरी भाग में एक ही स्थान पर अटल भाव से रहता है। सच पूछो तो पूरा सौरमंडल ही ध्रुव की परिक्रमा करता है। अपनी धुरी पर घूमती पृथ्वी का अक्ष इसी दिशा में ही होता है, अतः आकाश के अन्य नक्षत्र घूमते हुए दिखते हैं, परंतु यह स्थिर दिखता है। यही नहीं, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा का जो मार्ग है उसके साथ पृथ्वी का अक्ष समकोण नहीं बनाता, वरन ध्रुव की ओर झुका होने के कारण 23 अंश का कोण बनाता है। इसलिए सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सर्वकाल लंब रूप से नहीं पड़ती, वरन विभिन्न भूभागों में कम या अधिक पड़ती हैं। इसलिए वर्ष में सारी रातें और दिन समान नहीं होते। वर्ष के केवल 2 दिन ऐसे हैं जब दुनिया भर में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इन्हें वसंत संपात और शरद संपात कहा जाता है। अन्य दिनों में दिनमान
और रात्रिमान के परिमाण अलग होते हैं। ये सारी गणनाएं भारत में हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों वर्ष पूर्व की। वसंत संपात के बाद वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु आते हैं और शरद संपात के बाद शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु आते हैं। इस प्रकार पृथ्वी में 6 ऋतुओं का प्राकृतिक चक्र है। ऋतुकाल के अनुसार वातावरण में शीतोष्ण इत्यादि विभेद होते हैं। इसी से कभी धान्य के बीज अंकुरित होते हैं, कभी फूल खिलते हैं, फल बनते हैं, धान पकता है इत्यादि। इन बातों का निरीक्षण कर 6 ऋतुओं के 12 महीनों का नाम निश्चित हुआ। बसंत ऋतु के 2 मास मधु और माधव कहलाए, अर्थात फूलों में मधु संचय होकर आगे फल धारण का आरंभ कराने वाले मास। ग्रीष्म ऋतु के महीने शुक्र व शुचि नामक है। तब सूर्य की ऊष्मा से जमीन तपकर ऊर्जा धारण करती है, जो आगे बीज अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए भारतीय कृषि परंपरा में ग्रीष्म में नई फसल नहीं बोई जाती, वरन धरती को अपनी उर्वरा शक्ति पाने के लिए सूर्य में तपने के लिए छोड़ दिया जाता है। शुचि नामक मास में मानसून पूर्व की वर्षा से धरती शुद्ध होने लगती है, अतएव ग्रीष्म ऋतु के महीने शुक्र व शुचि कहलाए। वर्षा ऋतु के 2 महीने नव व नभस्य हैं। यहाँ नभस्य शब्द का अर्थ है नव मास से बना या नव मास के फल से अगला फल देने वाला। शरद ऋतु के ईश मास व ऊर्ज मास होते हैं। ईश का अर्थ रस है, अर्थात शरद ऋतु के इस मास में खेत के अनाज और फलों में रस भरना आरंभ होता है, जबकि ऊर्ज मास में वे पककर तैयार होते हैं। हेमंत ऋतु के सह व सहस मास होते हैं, तो शिशिर ऋतु के तप व तपस्य हैं। सह व सहस के महीनों में शीत और सर्दी सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, लेकिन तप व तपस्या के महीनों में पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगती है और दिन बड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। इस तरह वेदों में मधु माधव, शुक्र शुचि, नव नभस्य, ईश ऊर्ज, सह सहस और तप तपस्य जैसे नाम सूर्य से या ऋतु चक्र के संबंध से बताए गए थे। ये अवलोकन वैदिक काल में भारतीय ऋषियों ने किए, इसी कारण ये सभी नाम भारतीय मूल के ही हैं। अब आते हैं चंद्रमास के नामों की ओर। आकाश के नक्षत्रों को अश्विनी, भरणी, कृतिका, रेवती आदि नामों से नामित किया गया है और उन सभी का स्वामी चंद्रमा को माना जाता है। एक यजुर्वेदिक मंत्र कहता है कि सूर्य के तेज से ही चंद्रमा का तेज उत्पन्न हुआ। फिर भी चंद्रमा के प्रकाश का एक अलग महत्व है। इसका कारण कई ग्रंथों में बताया गया है कि जिस प्रकार अंकुरित होने के लिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता है, उसी प्रकार रस और पोषण के लिए चंद्रमा का प्रकाश भी आवश्यक है। आइए आप 12 पंचांग मासों को नाम देने की विधि देखें। यह बात महत्वपूर्ण है कि यह नाम ऋतु आधारित नामों से अलग है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य के ठीक सामने होता है। उस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, उससे ही उस महीने का नाम पड़ता है। आकाश में नक्षत्रों के विस्तार छोटे बड़े हैं, अतः 27 नक्षत्रों में केवल 12 नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, पूर्वा भाद्रपदा, अश्विनी, कृतिका, मृग, पुष्य, मघा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों में चंद्रमा होने के ही दिन पूर्णिमा होती है। अतः मासों के नाम इन्हीं के नाम से नियत है। इसका अर्थ भी है कि पूर्णिमा का चंद्रमा कभी भी भरणी, रोहिणी, आद्रा, पुनर्वसु, अश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शततारका, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती नक्षत्रों में नहीं आता है। यह महत्वपूर्ण है कि यज्ञों के कई अनुष्ठान पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी के दिन किए जाते हैं। अब देखते हैं कि सप्ताह के 7 दिन कैसे नियत किए जाते हैं। पृथ्वी की सापेक्ष गति में शनि की गति सबसे धीमी है, फिर गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध की, जबकि चंद्रमा की गति इन सभी से तीव्र है। अब अहोरात्र के 24 घंटों को होरा कहते हैं, जबकि मध्य के 2 अक्षर हैं। सूर्योदय से पहला होरा यानी घंटा सूर्य का बताकर उस दिन को रविवार नामित किया गया। अगले 23 होरा क्रमशः शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, इस प्रकार चक्राकार गिनने पर अगले दिन सूर्योदय का समय चंद्रमा का होरा होता है, अतः यह सोमवार हुआ। उससे अगले दिन के सूर्योदय पर मंगल का होरा और फिर क्रमशः बुध, गुरु, शुक्र और शनि का होरा पड़ते हैं। यही सप्ताह के 7 दिनों के नाम है। यह पद्धति इतनी वैज्ञानिक है कि आज दुनिया भर में सप्ताह के 7 दिनों का यही क्रम मान्य है।
जो हमें सदा ग्रहों के कम अधिक गति का स्मरण दिलाता रहता है। इस प्रकार भारतीयों ने सूर्य की गति का महत्व पहचान कर ऋतु आधारित संवत्सर मासों के नाम नियत किए और साथ ही नक्षत्र मार्ग पर चंद्रमा की गति और इसकी कलाओं को देखते हुए चांद्र पंचांग भी बनाया। सामान्य व्यक्ति के लिए चंद्रमा से काल गणना करना अधिक सरल था। अमावस्या के दिन आकाश में चंद्रमा और सूर्य एक ही अंश पर उगते हैं। अगले दिन चंद्रमा 12 अंश या 48 मिनट पीछे रह जाता है और यहाँ से दोनों के बीच अंतर बढ़ता जाता है। साथ ही चंद्रमा का आकार बढ़ता है तो सामान्य जन तिथियों को सरलता से केवल आंखों से देखकर जान लेता है। चांद्र पंचांग की लोकप्रियता इसी कारण से है। सारांश यह है कि मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही भारत में चांद्र मास, संवत्सर मास, वार इत्यादि की गणना, ऋतु चक्र का ज्ञान, उनके अनुसार कृषि व्यवस्था इत्यादि की गणना विकसित हुई, जो 18वीं सदी तक चली। फिर अंग्रेजों के शासनकाल में उनका कैलेंडर लागू हुआ। ब्रिटिशों के जाने के बाद भारतीय संसदीय समिति द्वारा काफी परिचर्चा आदि के पश्चात राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका की घोषणा हुई, जिसे 1 चैत्र 1879 अर्थात 22 मार्च 1957 से लागू किया गया। धन्यवाद।